नसीन, जहां एक तरफ खबर यह सामने आई है कि ताइवान ने कहा है कि चीन ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ एक बड़ी खबर और सामने आ गई है। ट्रंप ने न्यूक्लियर सबमरीन्स को ऑर्डर कर दिया है कि वो रशिया की तरफ जो है वो मूव करें। ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोई बना बनाया स्क्रिप्ट जो है वो आगे चल रहा है, लेकिन ये हो रहा है। अब ट्रंप ने, या इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने न्यूक्लियर सबमरीन्स को ये ऑर्डर किया है कि वो रशिया की तरफ जो है वो मूव करें, और ट्रंप ने जब सक्सेसफुली पूरी दुनिया में एक बड़ा क्राइसिस और क्योस जो है वो खड़ा कर दिया है। और ट्रंप ने आगाज किया था पुतिन के साथ बराह रास्त कॉल करके और कहा था कि मामलात अच्छे होंगे, जो यूक्रेन की जंग है वो 24 घंटों में रुक जाएगी। और आज 6 महीने गुजरने के बाद सूरत हाल यहां पर है कि ट्रंप जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो रशिया की तरफ भेज रहा है। और एक तरफ ट्रेड जो वॉर है उसमें फिर मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है, यूक्रेन है, ताइवान है। अभी एफबीआई जो है वो न्यूजीलैंड में अपना ऑफिस जो है वो आज खोला है, आज उन्होंने अनाउंस किया। और चाइना का बड़ा सख्त तरीन रद्दमल सामने आया। एफबीआई का ऑफिस न्यूजीलैंड के अंदर इसलिए खोला गया है कि पैसिफिक के अंदर चाइना को कंटेन किया जा सके। तो ये वॉर ऑन चाइना जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन ये जो चाइना को और ज्यादा कॉर्नर करेंगे, चाइना उतना ज्यादा इन्वॉल्व होगा मिडिल ईस्ट में, उतना ज्यादा अपने जो ताल्लुकात है वो ईरान के साथ बढ़ाएगा। तो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस जो है वो इस ग्रेट गेम के साथ अटैच है। तो इस वक्त जनाब हंगामा खेज सूरत हाल है कि न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो रशिया की तरफ जो भेज दी गई हैं। अब आप जरा देखें कि अगर रशिया आगे से न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो भेज दे, या अपने अदर न्यूक्लियर एसेट जो है वो क्यूबा की तरफ भेज दे, तो उसके बाद क्या होगा। और जाहिर है कि उन्होंने इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो आगे से करना है। ट्रंप ऑर्डर्स न्यूक्लियर सबमरीन्स मूव्ड आफ्टर रशियन प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स। अब ये रशियन प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्या है ये मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन ये वेस्टर्न मीडिया इसको इस अंदाज में बयान कर रहा है क्योंकि रशिया ने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिए इसलिए ट्रंप ने मूव ऑन किए। लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया, ट्रंप ऑर्डर्स 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स टू बी मूव्ड क्लोजर टू रशिया। अल जजीरा, ट्रंप ऑर्डर्स न्यूक्लियर सबमरीन टू रीपोजिशन अमिड वॉर ऑफ वर्ड्स विद रशिया। ट्रंप फायर्स ऑफिशियल्स ओवर जॉब्स रिपोर्ट, मूव सबमरीन्स एज वार्निंग टू रशिया। अच्छा, अब ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्या हैं? आपको याद है कि ट्रंप ने जो है वो अभी जब स्कॉटलैंड का दौरा किया तो वहां पर बैठकर उन्होंने रशिया को धमकियां वगैरह लगाई, और ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने जो 50 डेज की जो एक डेडलाइन रशिया को दी थी वो बस अब मैं खत्म कर रहा हूं और रशिया के साथ बहुत बुरा होगा, इस तरह की बातें जो उन्होंने की। इसके जवाब में मेहदी देव का बयान सामने आया जो हमने आपके सामने रखा था। मेहदी देव ने कहा कि ट्रंप साहब के इस तरह के बयानात इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि वो मामलात को एक बड़ी जंग की तरफ धकेल रहे हैं, और एक ऐसी जंग जिसमें रशिया और अमेरिका पहली बार बराह रास्त जंग में आमने सामने आ जाएंगे। उसके बाद ट्रंप ने मेहदी देव को जवाब दिया, आगे से मेहदी देव का जवाब है। अब ट्रंप ने जब न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज दी तो आगाज रशिया से नहीं हुआ है, आगाज ट्रंप से हुआ है। तो अब ट्रंप साहब ने जनाब ये इतना बड़ा इकदाम जो उठा दिया है। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। अच्छा, ये जो अमेरिका की पॉलिसी है ना, कोल्ड वॉर में भी रशिया के हवाले से अमेरिका ज्यादा मुहतात था, आज जो उनकी अमेरिका की पॉलिसी है वो ज्यादा रैकलेस है। अच्छा, अब ये क्या बड़ी डेवलपमेंट, इसको हम किस अंदाज में देख सकते हैं? देखिए, ट्रंप, अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो ट्रंप बाइडेन ही साबित हुआ है। यानी जो बाइडेन की पॉलिसी थी रिगार्डिंग गाजा, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई, ट्रंप के आने से उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन जो बाइडेन की पॉलिसी थी रिगार्डिंग यूक्रेन, उसमें तब्दीली आई। ट्रंप ने तो सारा इलेक्शन ही इस बात के ऊपर लड़ा कि वो यूक्रेन की जंग जब रुकवाएगा, और इलेक्शन के फौरी बाद जब वो ट्रंप ने बराह रास्त पुतिन के साथ कॉल की, रशिया और अमेरिका के डेलीगेशंस आपस में मिले, मामलात को हल करने की जब वो बातचीत हुई, तो वहां पर ट्रंप की पॉलिसी अलग थी। तो आज इस शिफ्ट से ट्रंप वहां पर भी बाइडेन बन चुका है, बल्कि बाइडेन से भी एक हाथ आगे चला गया, क्योंकि बाइडेन ने भी यह काम नहीं किया कि मैं न्यूक्लियर सबमरीन, यानी ये कैसी अजीब सी बात है, वो किसके खिलाफ न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहे हैं? वो ईरान नहीं है, वो वेनेजुएला और क्यूबा नहीं है, वो रशिया है, जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका से भी ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो रशिया के पास है। तो उसके खिलाफ न्यूक्लियर सबमरीन भेजने का क्या मतलब है? अच्छा, असल में ट्रंप जो है ना वो अपने आप को एक टफ गाय भी प्रूव कर रहा है। यानी पहले उसने बातचीत की रशिया से, लेकिन जाहिर है कि जब तक रशिया का जो बुनियादी मसला है, जो रूट कॉज है कि नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा, उसको जब तक हल नहीं किया जाएगा तो रशिया पीछे नहीं हटेगा। और इसमें फनी पार्ट क्या है? फनी पार्ट यह है कि ट्रंप एंड हिज टीम ड्यूरिंग द इलेक्शंस वो ये बात बार बार कहते रहे कि रशिया के ऊपर जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं ये रेडिकुलस है, रशिया को आप क्या प्रेशराइज करेंगे। और इवन जब ज़ेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में लड़ाई हो रही थी तब भी जेडी वैंस ने उस वक्त यही बात की थी कि रशिया के ऊपर जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं ये रेडिकुलस है और ये वर्किंग, ये काम करने वाले नहीं है। और इसमें फनी पार्ट ये है कि आज ट्रंप साहब वही लाइन परसू कर रहे हैं कि मैं तो रशिया को जब प्रेशराइज कर रहा हूं, हमास तो प्रेशराइज आपसे हुई नहीं तो रशिया आपसे प्रेशराइज हो जाएगा। तो इसलिए मामला जो है ना वहां पर खराबी की तरफ जा रहे हैं। और इसमें एक और बड़ा वाकया ये हुआ कि अब जो अफ्रीकन कमांड है और जो यूरोपियन कमांड है उसके जो जनरल हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है। ये इधर ये बात हो गई और उधर उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम जो रशिया का इलाका है कलिनग्राड,
इसको हम इस पर कब्जा कर सकते हैं, यानी रशिया पर हम हमला कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हार्श एंड डेंजरस स्टेटमेंट बाय एनी यूएस जनरल या एनी यूएस ऑफिशियल कि हम रशिया के ऊपर हमला कर सकते हैं। द कीव इंडिपेंडेंट, अ यूएस जनरल जस्ट थ्रेटन रशियाज कलिनग्राड। अब ये जो कलिनग्राड है ना, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसको अगर आप मैप के ऊपर देखें तो आपको रशिया ऊपर नजर आ रहा है, इसके साथ ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी के साथ ये 3 रियासतें हैं, यानी नीचे बेलारूस है, बेलारूस के ऊपर लिथुआनिया है, लिथुआनिया, एस्टोनिया है, और नीचे जो है वो पोलैंड है। इसके दरमियान में जो हल्का रेडिश सा इलाका है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कलिनग्राड, यानी ये जो कलिनग्राड का इलाका है ये बाल्टिक सी के उसके ऊपर है, और ये जो रशियन मेनलैंड है उसके साथ अटैच नहीं है, क्योंकि ये जो एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, ये सारे रशिया ही के इलाके थे, और जब सोवियत यूनियन टूटा तो ये अलग रियासतें बन गई। तो वो तो अलग रियासतें हैं, लेकिन ये जो एक हिस्सा है ना कलिनग्राड, ये अभी भी रशिया का पार्ट है, लेकिन रशिया की मेन लैंड के साथ ये अटैच नहीं है। तो बाल्टिक सी में वैसे भी नेटो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, रशिया उस पर भी वॉर्न कर चुका है। तो अब ये अमेरिकन जनरल, जो कि मामूली जनरल की बात नहीं कर रहे, जो अफ्रीकन और यूरोपियन कमांड के जो, जैसे यहां पर जनरल कोरिला है, मिडिल ईस्ट जो कमांड है, तो अफ्रीकन कमांड और यूरोपियन, तो उसके सरबराह ये कह रहे हैं कि हम कलिनग्राड जो वो ले सकते हैं। ऐसा क्या बना देकर रशिया के ऊपर हमला? रशिया कैसा है, रशिया के कंट्री कैसा है, बेशक वो मेनलैंड के साथ अटैच नहीं है। तो जैसे अलास्का है, जो अमेरिका की स्टेट अलास्का है, वो भी तो अमेरिका के मेनलैंड के साथ अटैच नहीं है, तो अलास्का पर हमला हो जाएगा तो अमेरिका खामोशी के साथ बैठा रहेगा? वो अमेरिका ही पर हमला है ना, अमेरिका की टेरिटरी। तो कलिनग्राड भी रशिया की टेरिटरी है, और अमेरिका कह रहा है कि हम हमला करेंगे। तो ये मामला जो ना, यानी वो पटड़ी खराब है ना, जिस पर कि हम रशिया को प्रेशराइज करेंगे, रशिया के बुनियादी कंसर्न को नहीं डिस्कस कर। तो इसलिए अब रशिया कैसे दूर होगा ईरान से? भाई जंग तो खत्म नहीं हो रही है, रशिया को तो और धमकियां मिल रही हैं, चाइना को और धमकियां मिल रही हैं, तो वो अपने इत्तेहादियों की तरफ मजीद बढ़ेंगे। अब आप देख रहे हैं कि वो सीरिया में अपनी बेसेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, ईरान के साथ उनके ताल्लुकात और गहरे होंगे, और चाइना के खिलाफ जितना कॉर्नर करेंगे तो वो इधर ज़ाहिर है कि मिडिल ईस्ट में मजीद इन्वॉल्व होगा। तो ये तमाम चीजें जब आपस में लिंक है। अच्छा, इसके साथ जो टैरिफ वाला मामला है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्विट्जरलैंड का केस है। स्विट्जरलैंड जो है उसके ऊपर यूरोप में सबसे ज्यादा टैरिफ उसके ऊपर लगे हैं 41% के, बाकी यूरोपीय यूनियन के ऊपर 15% है, ब्रिटानिया के ऊपर 10% है, लेकिन स्विट्जरलैंड के ऊपर 41% टैरिफ लग गए हैं। और बावजूद इसके कि स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को मनाने की हर एक कोशिश की है, लेकिन अमेरिका नहीं माना। तो स्विट्जरलैंड का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। पहले हम गजा को डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम रिलेट करेंगे कि ये जो ट्रेड वॉर है ये कैसे नई दुनिया को शेप कर रही है, कैसे नए अलायंसेस जो वो बन रहे हैं। स्विट्जरलैंड का जो वफद है इस टैरिफ के बाद वो चाइना पहुंच चुका है। अच्छा, गजा के हवाले से अगर हम बात करें तो सूरत हाल मिडिल ईस्ट में क्या है? हमास अपनी ताकत के साथ मौजूद है, और कई महीने या 1 साल या उससे भी ज्यादा अरसा तक लड़ने के लिए, जिसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कल लिखा है कि हमास को हराना नामुमकिन है। हूथीज जो है वो मुसलसल उनके हमले नॉन स्टॉप जारी हैं, और 4th फेज वो लॉन्च कर चुके हैं। बहुत जल्द आपको ये भी खबर आएगी कि बहरा रूम के अंदर हमले जो वो शुरू हो गए हैं। इसी दरमियान जो हिजबुल्लाह है वो प्रोडक्शन भी कर रही है, वो तैयारी भी कर रही है, वो बॉर्डर विलेजेस से लोगों को शिफ्ट भी कर रही है, और लेबनान स्टेट के साथ भी मामलात को तय कर रही है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप की लेबनान के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई है। ईरान और टर्की जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं अगली जंग को, ईरान पर तो हमला होना है, और जो टर्की है उसके बारे में हम रिपोर्ट आपके सामने रख चुके हैं। टर्की को भी लगता है कि उसे भी भरपूर तैयारी करना होगी। सीरिया और इजराइल की मीटिंग जब वो बाकू में, अजरबैजान में हो रही है, लेकिन वो फ्यूटाइल है, उसकी कोई नतीजा उसका निकलना नहीं है, क्योंकि सीरिया बायलैटरल मामलात इजराइल से तय नहीं कर सकता है, कोई भी बायलैटरल मामलात इजराइल के साथ तय नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी होगा मिडिल ईस्ट में एक कलेक्टिव एक सेटलमेंट होगी। इसमें यह नहीं हो सकता कि एक मुल्क उठे, और खासकर सीरिया जैसा मुल्क जिसमें अभी जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट ही नहीं है, वो अचानक उठे और इजराइल के साथ जाकर मामला तय कर। नहीं, ये हो ही नहीं सकते। मामलात तय होंगे तो वो कलेक्टिवली तय होंगे, एक पूरा ऑर्डर बनेगा, उसके तहत मामला चलेंगे। वो दरमियान में कोई अकेला मुल्क उठकर मामला तय नहीं कर सकता। इसलिए आप देखेंगे वो तय हो ही नहीं रहे, ना वो लेबनान के हो रहे हैं, ना सीरिया के हो रहे हैं, ना किसी और के हो रहे हैं, ना होंगे। और यूएई में जो डेवलपमेंट हुई है वो सारा स्टाफ जो इजराइल ने वहां से निकाल लिया है। अच्छा, तो सीज फायर जो है उसके लिए प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया में मुजाहरों का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड गजा में जो सीज फायर है वो हमें होता हुआ वेरी क्विकली इमीडिएटली नजर नहीं आ रहा है। अब स्टीव विटकॉफ जो है वो, उसके बारे में खबर यह है कि किसी अरब मुल्क ने उसको दावत नहीं दी, किसी मिडिल ईस्ट के मुल्क ने उसको दावत नहीं दी। वो 3 दिन से इजराइल में, और पता नहीं वहां पर वो क्या कर रहा है, लेकिन उसको किसी मुल्क की जानिब से जब वो दावत नहीं आई है। ये अमेरिका की हालत इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर हो चुकी है। अगर ना आप देखेंगे जब भी ब्लिंकन आता था, जब भी ये खुद स्टीव विटकॉफ आता रहा है। अच्छा, स्टीव विटकॉफ की भी मिडिल ईस्ट के अंदर खलीजी रियासतों के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है, तो ज़ाहिर है कि एक उसने जुबान दी थी और उस जुबान पर वो पूरा नहीं उतरा है। तो अभी चूंकि देखें मिस्र कितना प्रेशर में है, उसके एम्बेसीज के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया खुद कितना प्रेशर में है, बाकी तमाम मालिक कितने प्रेशर में हैं, तो वो कोई उसको बुलाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा धचका है अमेरिका को, ज़ाहिर है कि उनकी बेसिस हैं, सारा इन्फ्लुएंस है, सारी चीजें हैं, लेकिन जब फिर ममालिक
किसी कैंप से निकलने का फैसला करते हैं तो वो वैसे करते हैं जैसे इजिप्ट ने कर लिया। उनका हम F-16 नहीं लेंगे, हम तो चाइना के हथियार लेंगे, ये कोई मामूली बात नहीं, यही तो होता है। बस ये इतना ही फैसला करना होता है ना। तो फिलहाल स्टीव विटकॉफ को जो है वो कोई बुलाने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका ने अपने आप को इररेलेवेंट कर लिया है पूरी दुनिया से। बाकी सारी दुनिया कुछ और देख रही है, कुछ और सोच रही है। अमेरिका और इजराइल के मामला कुछ और हैं। स्टीव विटकॉफ ने जब वो GHF साइट्स का विजिट किया है, जो सो कॉल्ड गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, जिसमें अमेरिकन भी और सारे कॉन्ट्रैक्टर्स शामिल हैं और जो गोलियां चला रहे हैं, तो वहां पर इसने जाकर दौरा किया है। क्या वहां पर कोशिश की गई है कि जो इजरायली क्राइम्स है उनको कवर अप किया जा सके, कि हम तो वहां पर गए हैं, देखें वहां पर तो एड तकसीम हो रही है, ठीक है ना। तो इस वहां पर यानी कि दुनिया का कोई ऐसा एनजीओ नहीं है, कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिसने इसको क्रिटिसाइज ना किया। GHF को स्टीव विटकॉफ उसका जाकर दौरा कर रहा है। विटकॉफ विजिट टू GHF साइट अ न्यू लो फॉर द US, एक और धब्बा है अमेरिका के किरदार के ऊपर। GHF की जो स्कीम है इजराइल और अमेरिका की, केम अप विद हैज बीन कंडेम्ड बाय एवरीवन। कोई ऐसी एनजीओ नहीं है जिसने, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं जिसने अभी तक इसको कंडेम ना किया हो, GHF को, और स्टीव विटकॉफ वहां पर पहुंचा हुआ है। अब ये देखिए अल जजीरा, द विजिट वाज अ स्टेज्ड परफॉर्मेंस इंटेंडेड टू व्हाइट वॉश इजरायली आर्मी क्राइम्स। देखें सब ये कह रहे हैं कि GHF लोगों पर गोलियां चला रही है, इजराइल कह रहा है कि नहीं चला रही। स्टीव विटकॉफ वहां पर पहुंच गया है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर गोलियां नहीं चल रही। तो ये एक स्टेज्ड परफॉर्मेंस थी इजरायली जो क्राइम्स है उनको व्हाइट वॉश करने की। लेकिन दिस इज अमेरिकन एंड इजरायली प्रोपेगेंडा एंड इट्स नॉट गोइंग टू फूल वेरी मेनी पीपल। लोग बेवकूफ नहीं है कि स्टीव विटकॉफ वहां पर जाएगा और लोग कहेंगे अच्छा जी वहां पर सब ठीक है, सबको पता है कि वहां पर, तो लोग बेवकूफ नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विन अ पब्लिक रिलेशन वॉर व्हेन यू आर स्टार्विंग अ पॉपुलेशन। तो वो नैरेटिव को ये बदल नहीं सकेंगे, एंड शूटिंग एट पीपल एंड किलिंग देम एंड दे आर लाइंड अप वेटिंग फॉर इट। ये इस दौर का इंसानियत का ये सबसे बड़ा धब्बा है कि एड लेने के लिए मौजूद, ना ही इराक में ये हुआ, ना ही शाम में ये हुआ, ना ही लिबिया में ये हुआ, ना सूडान में, सोमालिया में, एनीवेयर इन द वर्ल्ड ये नहीं हुआ कि लोग एड के लिए लाइन में लगे हुए हैं और उनके पर भी गोलियां चल रही। तो ये एक खबीस और मकरू, ये जो प्योर इवल, ये जो इजरायली लीडरशिप है, ये इसी के सर जो है इसका सेहरा जाता है, और इनके लिए लंबे कॉन्सिक्वेंसेज हैं यहां भी, और फिर आगे तो फिर उसकी तो हम बात ही क्या करें, यहां भी इनके लिए लंबे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सर्वाइवल बैटल, गाजा बॉम्ब्ड स्टार्व्ड अंडर इजरायली लेड जेनोसाइडल क्योस, और अ डेली बैटल फॉर सर्वाइवल। अब देखना कि फलस्तीनी वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं, रोज वो निकलते हैं, वो एड साइट्स के ऊपर जाकर जहां पर गोलियां चल रही हैं, खाना लेकर आते हैं, तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो सर्वाइव करेंगे, और जो इनके डिस्प्लेसमेंट प्लान्स हैं वो फेल होंगे, ठीक है ना। देखें इनका जो प्लान है उसमें अपार्थाइड स्टेटस को खत्म करना है, यानी ऑक्यूपेशन के स्टेटस को खत्म करना है। पूरा इलाका जो है वो इस तरह से लेना है कि यानी गजा के बाद वेस्ट बैंक भी लेना है। तो ये पॉसिबल नहीं है, वो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस कर लेंगे, और ये बिल्कुल एक इनकी खाम ख्याली है। ताकत उनके पास है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हद तक वो इस्तेमाल कर चुके हैं, आगे भी वो पता नहीं क्या मंसूबे रखते हैं, लेकिन वो फेल होंगे, वो बहुत बुरे तरीके से फेल होंगे। और इस वक्त अगर आप देखें तो उनकी सपोर्ट सिर्फ एक थिन लाइन के ऊपर खड़ी हो गई है, और वो सिर्फ अमेरिकी इंतजामिया, अमेरिकी पीपल भी नहीं है, अमेरिकी एक इंतजामिया इस थिन लाइन के ऊपर इजराइल खड़ा हो गया। इजराइल ने अपने आप को मजबूत नहीं किया, कमजोर किया है। देखें इजराइल अकेला तो यहां पर लड़ नहीं सकता, ये बात वाज़ेह हो गई। अमेरिका पूरा भी एयर डिफेंस ले आए फिर भी इजराइल की हिफाजत नहीं कर सकता, और अमेरिका के अंदर पॉपुलेशन ज़ाहिर है कि वो चीजों को देख रही है, तो अमेरिकन इंतजामिया के ऊपर सिर्फ इजराइल खड़ा हो गया। तो ये इसने अपना कबाड़ा किया है और मजबूत नहीं किया अपने आप को। तो ये स्टीव विटकॉफ वहां पर गया है, लेकिन आज भी खबरें हैं कि वहां पर जो एड सीकर्स हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं। और अब देखिए इजराइल बैकिंग गैंग्स नॉट क्लैंस इन गाजा, मतलब क्या कुछ इजराइल नहीं कर रहा गजा में एक अस्करी कामयाबी हासिल करने के लिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्रिमिनल गैंग्स जो इजरायली जेलों में थे, क्रिमिनल गैंग्स, उनको जो है वो गजा में छोड़ा जा रहा है। वहां से ये अमेरिका से मर्सनरीज और CIA के फॉर्मर लोग और दाइश के लोग और अब क्रिमिनल गैंग्स की खबर है कि वो भी गजा में छोड़े हुए, और ये खुद इजराइल दुनिया की सोफिस्टिकेटेड आर्मी, तो कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने गजा में अपनी विक्ट्री हासिल करने के लिए। ना बात विक्ट्री और वो है ही नहीं, जो कुछ वो कर रहे हैं वो जंग है ही नहीं, ठीक है ना। तो आज भी अगर इंसानियत इसको रुकवाने में कामयाब हो जाती है तो ओवरऑल ये इंसानियत ही की फतह होगी कि अल्टीमेटली वो प्योर इवल्स जिन्होंने यूरोप को जकड़ा हुआ था, जिन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट को जकड़ा हुआ था, जिन्होंने वर्ल्ड सिस्टम को जकड़ा हुआ था, वो जब वो उनको शिकस्त हुई तो अल्टीमेटली ये फिर भी इंसानियत की फतह होगी अगर इंसानियत इनको रोकने में कामयाब हो जाती है। सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में बड़े प्रोटेस्ट की तैयारियां हो रही हैं और कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। कोर्ट क्लियर्स मैसिव प्रो पैलेस्टाइन मार्च ऑन सिडनी हार्बर ब्रिज। न्यू साउथ वेल्स जो कोर्ट है उसने लार्ज प्रो पैलेस्टाइन मार्च अक्रॉस द सिडनी इसको ग्रांट कर दिया है। लीगली प्रोटेक्शन जब उनको दी जाएगी, डिस्पाइट अर्लियर पुलिस ऑपोजिशन एंड एंटिसिपेटेड डिसरप्शन। पुलिस ने और इंतजामिया ने पूरी कोशिश की, लेकिन
अदालत ने अब इजाजत दे दिया। तो ये एक मुजाहरों की एक नई वेव, और इसमें देखिए ममालिक ने फलस्तीन को तस्लीम कर लिया, एक हिस्टोरिक ग्लोबल शिफ्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। फलस्तीन को उन्होंने तस्लीम कर लिया, तो एक लेजिटिमेसी हासिल होगी ना भैया, आप एक रियासत को तस्लीम कर रहे हैं। देखिए ये मामूली शिफ्ट नहीं है। इजराइल कहता है फलस्तीनी दहशतगर्द है, वो फलस्तीनियों को तस्लीम कर रहे हैं। तो बुनियादी इजराइल का जो नैरेटिव है वो सारा इसी बात पर खड़ा हुआ है कि फलस्तीनी दहशतगर्द है और वो फलस्तीन को तस्लीम। तो वहां पर भी अब कॉन्सुलेट खुलेंगे, और जैसे आज अदालत का फैसला आया, तो एक रियासत जिसको तस्लीम किया हुआ है उसके लिए अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है और एक जेनोसाइड हो रही है जिस पे आलमी अदालत का फैसला मौजूद है, तो ये वो चीजें हैं जो इजराइल की बुनियादों को हिला रही हैं। ईरान में आज पहली एनिवर्सरी मनाई जा रही है मटार इस्माइल हानिया असैसिनेशन, और ईरान के सदर जो आज पाकिस्तान में हैं उन्होंने कहा कि 1 साल कबल मेरी प्रेसिडेंसी के ओथ वाले दिन जो है हमारे ऑफिशियल गेस्ट फ्रीडम लविंग ब्रदर इस्माइल हानिया जब उनको असैसिनेट किया गया ज़ानिस रजीम की जानिब से, और ये वॉर क्राइम्स है और डिस्ग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी। और इजराइल का मकसद ये था कि इंस्टेबिलिटी फैलाई जाए, क्योंकि ईरान में नए सदर आए हैं, उनको रिफॉर्मिस्ट कहा जा रहा है, वो वेस्ट के साथ बात करने का भी इरादा रखते हैं। तो पहले ही दिन नए ईरान की गवर्नमेंट के लिए क्योस और क्राइसिस फैलाने की जो वो इजराइल ने कोशिश की। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान की टॉक्स अमेरिका के साथ हो, यूरोप के साथ हो। तो एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसको वेस्टर्न मीडिया भी रिफॉर्मिस्ट कह रहा था, तो उसके पहले ही दिन इतना बड़ा वाकया करके जंग में धकेलने की कोशिश की गई, क्राइसिस में धकेलने की कोशिश की गई कि वो इस तरफ देख ही ना सके। तो बहरहाल वो मंसूबा भी इसका फेल हुआ। अच्छा, अब जरा आप देखिए कि जो ग्रेट गेम है वो बरह रास्त अटैच है। अमेरिका और इजराइल एक तरफ खड़े हैं, बाकी दुनिया, अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया को अपने निशाने के ऊपर ले चुका है, इसलिए बाकी दुनिया इकट्ठी हो रही है। अब जैसे ब्राजील देखिए, लीड ब्राजीलियन जज वॉन ऑफ यूएस बैक्ड प्लॉट एट बोल्सोनारो फेसेस ट्रायल। वहां का एक पॉलिटिशियन है जिसको जनाब जेल में डाला हुआ, उसका ट्रायल हो रहा है, और ट्रंप ने ये 50% टैरिफ ये कहकर लगाए हैं कि उसको जेल से निकालो। और जजेस को जो सैंक्शंस लगाई हैं ट्रंप इंतजामिया ने, तो जजेस ये कह रहे हैं कि अमेरिका का यहां पर बड़ा प्लॉट है, बड़ी प्लानिंग्स उनकी हैं, और जैसे वेनेजुएला की गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की गई। तो हर मुल्क अमेरिका के निशाने के ऊपर है मुख्तलिफ अंदाज में। ब्राजील पर टैरिफ भी लागू हो गए हैं, ऊपर से ये वाला मामला भी है, उनके जजेस के ऊपर सैंक्शन जब लगाई जा रही है। अच्छा जी, एफबीआई ने ओपन किया है ऑफिस इन न्यूजीलैंड, स्पार्किंग बैकलैश इन चाइना। उन्होंने कहा कि इसका जो बुनियादी मकसद है, इन्फ्लुएंस ऑफ द जो चाइना है पैसिफिक ओशन में, उसको कन्फ्रंट किया जाएगा, और न्यू मिशन विल सपोर्ट एफर्ट्स टू एड्रेस चैलेंज पोज्ड बाय चाइना। मतलब चाइना को जनाब वो निशाने पर ले चुके हैं, चाइना उनका नंबर 1 एनिमी उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूजीलैंड ने भी, ये जो एफबीआई के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमारा बनाने का बुनियादी मकसद चाइना को का मुकाबला करना है। न्यूजीलैंड के ऑफिशियल ने भी कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। न्यूजीलैंड ऑफिशियल दिस मस्ट फोकस ऑन चाइना। मतलब उन्होंने भी, देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो न्यूजीलैंड में ऑफिस खोल रहे हैं और कह रहे हैं मकसद चाइना है, और न्यूजीलैंड के ऑफिशियल कह रहे हैं नहीं नहीं हमारा कोई मकसद चाइना। तो न्यूजीलैंड भी ये समझता है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अभी चाइना से होकर आए, तो वहां पर एक ये बात सेंस जरूर है कि भाई ये हमें चाइना से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद अमेरिका कभी चाइना के खिलाफ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। यूक्रेन को इन्होंने जंग में धकेला, क्या अमेरिका यूक्रेन के लिए लड़ने के लिए आया? ताइवान के लिए भी कभी नहीं आएगा, फिलिपीन के लिए भी कभी नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए भी कभी, जापान के लिए कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये इनको लड़वाएगा और पीछे प्रॉक्सी वॉर करेगा। उसको भी पता है कि चाइना के साथ लड़ना क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा। अच्छा, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए चाइना जो है वो इकोनॉमिकली सरपास कर रहा है अमेरिका को, वो इक्वल हो चुका है। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड चाइना है जो तकरीबन इक्वल हो चुका है अमेरिका के इकोनॉमिकली। वो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो 1-2 साल में पूरा हो जाएगा, तो तकरीबन इक्वल हो चुका है। उसकी मिलिट्री, दुनिया की वो मिलिट्री बन चुकी है जो अमेरिका का सामना कर सके। एक तीसरी चीज चाहिए चाइना को, और वो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। देखिए मिडिल ईस्ट है ना, मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट किसकी बांधती है? अमेरिका की, बाकी दुनिया में। तो इस वक्त चाइना किस चीज के ऊपर काम कर रहा है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए सबसे जरूरी यह है कि जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स का मरकज है, यानी कि मिडिल ईस्ट, यानी कि गजा, उसके ऊपर फोकस किया जाए। तो इसलिए ये जो इकदामात हैं ये चीन को मजीद इन्वॉल्व करेंगे मिडिल ईस्ट में, और चाइना इन्वॉल्व हो चुका है, वो मिस्र में आ चुका है, वो हुतीज में के सपोर्ट में आ चुका है, वो सीरिया में है, वो हर जगह पर है, और वो ईरान के साथ है। तो ये जो इन्होंने वॉर डिक्लेयर किया ना चाइना पर, इसके असरात उल्टे इनको जब वो फेस करना पड़ेंगे। लेकिन ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, ये रुकेगी नहीं। ये चाइना के खिलाफ उनकी जो कोल्ड वॉर है वो आगे बढ़ रही है, और ये कोल्ड वॉर का एक नया इकदाम कि न्यूजीलैंड में ऑफिस खोल दिया। अच्छा, आखिर में हम स्विट्जरलैंड को डिस्कस करते हैं। स्विट्जरलैंड का जो डेलीगेशन है वो आज चाइना पहुंच गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बीबीसी, कंफ्यूजन एंड एंगर इन स्विट्जरलैंड हिट बाय हाईएस्ट टैरिफ इन यूरोप। यूरोप में सबसे ज्यादा जो टैरिफ लगे वो स्विट्जरलैंड के ऊपर लगे। अच्छा, स्विट्जरलैंड में गुस्सा भी है और कंफ्यूजन भी है कि ये हुआ क्या है हमारे साथ, और आगे वो कौन सा स्टेप लेने जा रहे हैं, और वो F-35 की डील भी कैंसिल कर सकते हैं। ये स्विट्जरलैंड का केस आखिर में हम आपके सामने रख रहे हैं, और ग्रेट गेम में और मिडिल ईस्ट के साथ और बदलती दुनिया में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट। स्विट्जरलैंड जो है इसकी ब्रांड्स कौन सी हैं?
नेस्ले स्विट्जरलैंड की ब्रांड है, रोलेक्स स्विट्जरलैंड की ब्रांड है, लोरियल कॉफी, और ये वो, मतलब आप सिर्फ दो ब्रांड से देख लेना। नेस्ले, नेस्ले एक बड़ी कंपनी, उसमें कितनी कंपनीज है नीचे सिर्फ नेस्ले की, रोलेक्स, ठीक है ना, बेतहाशा बड़ी ब्रांड्स उनकी हैं। अच्छा, अब जो है ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का बुनियादी मकसद स्विट्जरलैंड की इन ब्रांड्स को डैमेज करना है। उसकी वजह यह है कि स्विट्जरलैंड ने पूरी कोशिश की अमेरिका के साथ डील करने की। इस बात के ऊपर स्विट्जरलैंड मान गया कि हम जीरो टैरिफ लगाएंगे, यानी अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेंगे। नेस्ले ने यह प्रॉमिस किया कि मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट जब वो अमेरिका में की जाएगी। स्विट्जरलैंड जो है वो ऑलरेडी वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है अमेरिका में, यानी जो अमेरिका में जो मुल्क इन्वेस्ट करते हैं उनमें 6ठे नंबर पर ऑलरेडी स्विट्जरलैंड है। और इस नई डील के तहत भी स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट, नेस्ले, इन सब ने कहा कि हम वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, और जिसके नतीजे में 4 लाख जॉब्स है वो यूएस में क्रिएट होंगी। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस और जीरो टैरिफ, इसके साथ भी जो है वो बात नहीं बनी, यानी स्विट्जरलैंड के पास जो कुछ था ऑलरेडी ऑफर्ड एवरीथिंग इट कुड, यानी स्विट्जरलैंड जो कि सिर्फ 9 मिलियन लोगों का मुल्क है, वो जितना कुछ दे सकता था उसने दे दिया। द ओनली टैक्टिक नाउ वुड बी प्यूनिटिव। जो इस वक्त मजीद इकदाम हैं वो सिर्फ स्विट्जरलैंड को पुनिश करने के लिए। और स्विट्जरलैंड का एक और किरदार भी है, स्विस एम्बेसी मशहूर है, जब ईरान और अमेरिका के दरमियान भी टॉक्स होती हैं स्विट्जरलैंड के जरिए होती हैं, और स्विट्जरलैंड की जो एम्बेसी है यानी उनका किरदार बड़ा इस हवाले से सालसी का वो इस्तेमाल होते हैं। तो स्विट्जरलैंड को पनिश करना ये अजब बात है। अब स्विट्जरलैंड में ये रिपोर्ट है कि जॉब लॉसेस जब वो थाउजेंड की तादाद में होंगे ये जो टैरिफ लगने जा रहे हैं। अब स्विट्जरलैंड ये सोच रहा है कि भाई हमारी कोई बात भी नहीं मानेगी, हमने ऑफर भी वो सारा कुछ कर दिया जो हम कर सकते थे, फिर भी अमेरिका ने हमारी बात नहीं। इसका मतलब यह है कि वो हमें पुनिश करना चाह रहा है, वो हमारे साथ कोई डील नहीं करना चाह रहा। तो उन्होंने कहा अब हम क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि अब हम जो है वो न्यूक्लियर ऑप्शन बटन भी, न्यूक्लियर जो ऑप्शन है वो हम इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है, कैंसल स्विट्जरलैंड ऑर्डर फॉर F-35 फाइटर प्लेन्स। वो ऑलरेडी F-35 को कोई नहीं खरीद रहा, इंडिया ने भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर सवालिया निशान है। और जो स्विट्जरलैंड की प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि जो प्रॉब्लम था वो प्रेसिडेंट ट्रंप था और हमारी जो डील नहीं सकी। और एक और लाइन, स्विट्जरलैंड इज जस्ट 9 मिलियन पीपल का मुल्क है, ब्लंटली मेनी ऑफ देम डू नॉट वांट टू बाय यूएस प्रोडक्ट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी टैरिफ अगर कम भी हो जाते तो स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है अमेरिका के प्रोडक्ट्स खरीदने में। तो इसलिए ट्रंप ने एक तो उनके डैमेज करने के लिए उनके ब्रांड्स को, और दूसरा ये कि हमारे प्रोडक्ट्स तो यहां पर बिकने ही नहीं है, स्विट्जरलैंड वाले खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए उसने उनके साथ कोई डील ही नहीं की, बल्कि 39% टैरिफ लगा दिए। यानी उस इन मुल्कों के ऊपर अमेरिका एक एक मुल्क पर हमला तो नहीं कर सकता। तो ये जंग ही है जो उन पर डिक्लेयर की जा रही है, उनकी इकोनॉमी, उनके ब्रांड्स, उनकी फैक्ट्रीज, जॉब लॉसेस, ये जंग ही है। इसके अलावा और जंग क्या होती है? तो ये देखें, ये चीजें मजबूर कर रही हैं मुल्कों को कि वो अदर वे देखें, और इसलिए स्विट्जरलैंड का जो वफद है वो चाइना पहुंच गया है। तो अमेरिका अपने इत्तेहादियों पर वॉर डिक्लेयर कर चुका है और उनको ह्यूमिलिएट कर रहा है। इसलिए अब कनाडा आप देखें, उन पर इतने टैरिफ लगे 35%, स्विट्जरलैंड और बाकी यूरोप पर जो लगे हैं वो कौन सा वो वहां पर मामला हल हो रहा है, जापान पर जो लगे हैं, जो साउथ कोरिया पर लगे हैं। तो ये तमाम जो है ना वो एक नई दुनिया को शेप कर रही है और ये ममालिक आपस में राब्ते में हैं कि भाई आगे क्या करना है, भाई इस तरह तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और इधर ग्लोबल टाइम्स ने जो चाइना का मीडिया, आखिरी हेडलाइन उसकी देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ अ स्लैप इन द फेस ऑफ दोज रिलाइंग ऑन यूएस टू सीक ताइवान इंडिपेंडेंस। एक तो उन्होंने ताइवान के हवाले से लिखा है और दूसरा दुनिया को भी मैसेज दिया, यूरोप को भी, कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है ना ये स्लैप है ऑन द फेसेस जो अमेरिका के ऊपर रिलाई करते हैं। और चाइना ने लिखा कि ये स्लैप है ताइवान के फेस के ऊपर कि वो रिलाई करके बैठा हुआ है अमेरिका पर और अमेरिका ने उस पर भी टैरिफ लगाए, और बाकी तमाम जो डिपेंड करते हैं अमेरिका पर, अमेरिका ने किसी को बख्शा नहीं है। तो ये चाइना ने लिखा। तो चाइना जो है वो देखें स्विट्जरलैंड का वफद पहुंच गया है, क्यों? क्योंकि उधर मामला खराब हो गया है। तो ये है ट्रंप की पॉलिसी, जिसको खुद अमेरिकन इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि वो कामयाब नहीं होगी और अमेरिका में आईसी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ट्रंप की पॉलिसी ये है कि अगर बढ़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमने वापस अमेरिका में लानी है। इसके नतीजे में मैन्युफैक्चरिंग आएगी, डेफिनेटली बहुत हद तक तो आएगी, लेकिन जैसे लेबर के मसाइल हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स के इशूज हैं, देखें ना आपने 8 घंटे काम करना है, बहुत सारे वो जो कवानीन अमेरिका में हैं वर्कर्स के लिए, बाकी दुनिया में तो उस तरह से नहीं है, तो वो भी बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन यूरोपियन कंपनीज क्या उठकर अमेरिका में आ जाएंगी। तो और फिर देखे ना कि ये मुल्क तो डैमेज हो रहे हैं ना, इन्होंने तो अपना कुछ ना कुछ करना है। तो ये ग्रेट गेम, और अमेरिका इस वक्त तो मतलब बिल्कुल वो जंग डिक्लेयर कर चुका है सब पर, और वो सब फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये ग्रेट गेम अटैच है मिडिल ईस्ट के साथ, और देखते हैं कि इसका नतीजा अल्टीमेटली जब वो क्या निकलेगा। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया हमने, राज रुका करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।